तो दोस्तों, यूडीआर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है जो हम लोग योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ योजनाओं को हमने पहली क्लास में देखा है। आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। ठीक है। तो आज की जो हमारी पहली योजना है, उड़े देश का आम नागरिक। जो नागर विमान मंत्रालय के तहत जो योजना है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के रूप में तो जो पहली सुर्खियों में रही योजना है, तो उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान जो योजना है, क्षेत्रीय संपर्क योजना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं, क्यों सुर्खियों में है, क्या इसके तथ्य हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये एनसीएपी के तहत, ठीक है, 2016 में प्रारंभ की गई। ठीक है, प्रारंभ की गई। देख लेते हैं क्या है। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसका एक वाक्य है। ठीक है। पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की ऑडिटिंग रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है, इसलिए चर्चा में रही। अगर इसके तथ्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो इस योजना का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य के रूप में अगर आप देखें, देश के दूर दराज वाले वो अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से वहनीय यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला उद्देश्य के रूप में अगर आप देखें तो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। ठीक है। अगर प्रकार के रूप में आप देखेंगे तो ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। बता चुके हैं आपको केंद्रीय क्षेत्रक और योजना के जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो रूपम मैंने बताई थी आपको कि एक तो केंद्रीय क्षेत्र के रूप में होती है और केंद्र प्रायोजित योजना दूसरे रूप में होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एयरलाइंस को सहायता के रूप में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह सहायता रियायतों और व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक। इस योजना की जो अवधि होगी वो 10 वर्ष होगी। ठीक है। यहाँ अन्य उद्देश्य के रूप में आपको दिया है कि इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा हवाई संपर्क की सुविधा प्रदान करना है। टीयर 1 और सॉरी टीयर 2 और टीयर 1 की बात हो 3 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अगर शहरों को 3 भागों में आप देख सकते हैं, तो टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3। तो यहाँ पर टीयर 2 और टीयर 3 की बात हो रही है। अगर आप मोटी मोटा देखेंगे तो टीयर 1 में अगर जो शहर आते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वो ऐसे शहर जो पहले से ही मजबूत, मतलब एक मजबूत और स्थापित स्टेट मार्केट के रूप में यहाँ पे स्थापित हैं, तो उनको टीयर 1 में रखा जाता है। ठीक है। अगर बात करें टीयर 2 की, तो वो शहर, मतलब उस प्रकार के शहर जिसमें तेजी से विकास करने का जो है हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है। अगर बात करें टीयर 3 शहरों की, तो जिन शहरों में डेवलपमेंट की संभावना जो है काफी होती है, अधिक होती है, तो उनको टीयर 3 में, यानी कि जो डेवलप्ड है वो टीयर 1 में, और जहां विकास चल रहा है, डेवलप हो रहे हैं, वो टीयर 2 में, और जिनमें संभावना जताई जा रही है, मतलब जो बहुत संभावित है, उनमें विकास करने की जो संभावना है वो बहुत अधिक देखी जा रही है, उसको टीयर 3 में रखते हैं। ठीक है। तो इन्हीं में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को बेहतर और अवसंरचना हवाई संपर्क की सुविधा प्रदान करना है। तो यहाँ टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को लेकर के किया जा रहा है। उड़ान विजन का पालन करने आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना भी एक इसका उद्देश्य के रूप में है। ठीक है। सरकार चाहती है कि जो आम नागरिक है उसकी भी पहुंच हवाई जहाज तक हो। ठीक है। योजना की मुख्य विशेषताओं के रूप में अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति यानी एनसीएपी 2016 के तहत शुरू किया गया है ये। ठीक है। एनसीएपी का लक्ष्य एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना स्थापित करना है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता और अवसंरचना विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप देखें इसमें तो रियायती दरों पर सीटों का जो है उपलब्धता बढ़ाई जाएगी इसमें, यानी कि 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की दूरी के लिए प्रति सीट हवाई किराया जो 2500 रुपए, तो किराया कम करने की बात की जा रही है, रियायतें दिए जाने की बात की जा रही है इस योजना के तहत। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड या एक स्व-वित्त पोषण तंत्र की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मांग और बाजार आधारित मॉडल के रूप में अगर आप देखेंगे तो योजना के केवल उन राज्यों और हवाई अड्डों या एरोड्रम या हेलीपैड्स के लिए उपलब्ध है जो योजना हेतु आवश्यक रियायतें प्रदान करके योजना के प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं और विमानन पत्रों के निःशुल्क भूमि आदान जो है आज प्रदान किया जाना अनिवार्य है। तो इस तरीके से चीजें इसमें की जा रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो आम नागरिक है उसको किस तरीके से जो है एरोप्लेन या हवाई जहाज या उड़ान से जोड़ा जाए, उस चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा है इस योजना के तहत। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें तो जैसे मार्गों के चयन में लचीलापन लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आम नागरिक को कोई दिक्कत ना हो, समस्या खड़ी ना हो। एयरलाइन जो ऑपरेटर उन क्षेत्रीय मार्गों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिनके संचालन में रुचि रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें की जा रही हैं। अगर बात करें उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू गई जो प्रमुख पहलें हैं, जो पहल शुरू की गई है इस योजना के तहत, तो उन पहल को एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए। तो पहली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो लाइफ लाइन उड़ान। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो कोविड 19 महामारी से निपटने के क्रम में भारत सरकार ने देश भर में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए लाइफ लाइन उड़ान की शुरुआत की थी। ठीक है, तो लाइफ लाइन उड़ान की शुरुआत जो कोविड 19 जो महामारी फैली थी देश में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें की गई थी। अगला है यहाँ पे कृषि उड़ान। ठीक है, जो अन्य पहल है इसकी, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य है कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करना है। ठीक है, ताकि अपने कृषि उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिल सके। ठीक, इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के जनजातीय बहुल जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो कृषि उड़ान जो पहल है इसके तहत ये सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, चलिए अगली जो पहल है अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखें तो ये नागर विमानन मंत्रालय ने, ठीक है, जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना यानी कि IACS, ठीक है, यानी इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है, की शुरुआत की है। ठीक, नगर विमानन जो मंत्रालय है उसने इसकी शुरुआत की है और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार कर उनकी सहायता करना है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य प्रमुख पहल के रूप में है जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। ठीक है, अगली हमारी जो योजना है संचार मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और पहली जो योजना है वो है भारत नेट। ठीक है, वर्तमान सरकार ने कई योजनाओं को उनका नाम चेंज करके उनमें कुछ जो चेंजेस करके, ठीक है, उसी योजना को वापस जो है अपने योजना के नाम से दोहराया है। तो उसी में से आपको एक देखने को मिलेगी भारत नेट योजना। ठीक है, अगर आप इसको देखें भारत नेट योजना को तो 2011 में, ठीक है, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था इसको 2011 में और 2015 में इसका नाम बदलकर, कब बदला गया, 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया इसका नाम। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट।
देख लेते हैं इसके बारे में। अ, सुर्खियों में क्यों थी, तो मंत्रालय के अनुसार देश में भारत नेट परियोजना के तहत 2.1 लाख यानी 2.1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रही। अगर तथ्यों के रूप में अगर आप देखें तो योजना का जो प्रकार है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना का रूप है ये। ठीक है, योजना का जो उद्देश्य है देश की सभी ग्राम पंचायतों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, अगर वित्त पोषण की बात करें तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के जरिए इसका वित्त पोषण किया जा रहा है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अगर आप देखेंगे तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी बीएसएनएल के साथ इसका विलय किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य का जो रूप दिया है इसमें, जो उद्देश्य और भी दिए हैं उसके बारे में देखेंगे तो डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों लगभग 2.6 लाख जो ग्राम पंचायत है को 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो 100% जो एमबीपीएस की दी जाने का वादा किया गया है। ठीक है, मुख्य विशेषताओं के रूप में अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 चरणों में इसको देखा जा सकता है। भारत नेट जो भारत नेट चरण 1 है उसको अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, अब जो भारत नेट का जो सृजन किया गया था यह यह प्रखंड मुख्यालयों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने पर केंद्रित था ये। ठीक है, यानी कि जो भारत नेट का जो सृजन किया गया यह प्रखंड मुख्यालयों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने पर केंद्रित था ये। इसके लिए बीएसएनएल और रेलटेल जो एक वो है आपकी टेलीकॉम कंपनी है ये। ठीक है, और पीजीसीआईएल जैसी केंद्रीय, ये भी एक जो है वो कंपनी है जैसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के जो मौजूदा फाइबर का उपयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि जो इनके जो फाइबर थे ऑप्टिकल फाइबर उनका इसमें इस्तेमाल किया गया। चरण 2 में अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई और यह ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया के दक्ष माध्यम, ठीक है, यानी जैसे रेडियो और सैटेलाइट प्रदान करता है। विविध कार्यान्वयन मॉडल, ये जो विविध कार्यान्वयन मॉडल है जैसे राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र जो मॉडल और आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो मॉडल है सीपीएसयू, ठीक है, उसके बारे में किया गया है। अगर भारत नेट चरण तृतीय की बात करेंगे आप, तृतीय चरण की अगर आप देखें तो अत्याधुनिक नेटवर्क के लिए भविष्य में नेटवर्क की प्रूफिंग व्यवस्था आदि, तो ये 3 चरणों में इसको किया जा रहा है। पहला चरण मैं आपको बता चुका, तीसरा चरण की और जो है दूसरा चरण की, तो तीनों चरण यहाँ पे हमने देख लिए हैं कि करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें और तथ्यों के रूप में तो इस योजना के तीसरे चरण को निम्नलिखित 3 चरणों में लागू किया गया है। जो तीसरा चरण है उसको 3 चरणों में किया जा रहा है, तो इसको जो 2025 तक लागू किया जाएगा। तीनों चरणों को देख लेते हैं कौन कौन। तो इसमें तीसरे चरण में जो पहला चरण है, भारत नेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख, ठीक है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया है। अगर 2 में देखेंगे तो इसमें वही डाटा दिया है, आंकड़ा दिया है 1.44 लाख निर्धारित ग्राम पंचायतों में से 71,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। तीसरा चरण अगर आप रूप में देखें तो अत्याधुनिक भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क के रूप में। ठीक है, अप्रोच के बारे में अगर आप देखेंगे तो योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय उद्यमियों के जरिए लास्ट मॉडल माइल फावर कनेक्शन, जो ग्राम स्तरीय उद्यमियों के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। ठीक, अगर बात करें ग्राम स्तरीय उद्यमियों की तो ये 50-50 50-50 अनुपात के अनुपात में राजस्व साझाकरण के आधार पर घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य बातें हैं। अगर आप आगे देखेंगे सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ पे दिया है तो जीसैट 11 और जीसैट 19 के जरिए जो 19 है, ठीक है, 6,700 दुर्गम ग्राम पंचायतों यानी क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अन्य सुविधा के रूप में अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजना, ये अगर इसके बारे में देखेंगे तो यह नेटवर्क एक राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा, ठीक है, और इसके संचालन और रख रखाव का काम राज्यों द्वारा किया जाएगा। यानी रख रखाव तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन ये राष्ट्रीय संपत्ति बनी रहेगी। निजी क्षेत्र का लाभ अगर आप देखेंगे उठाना, तो संचालन, रख रखाव, उपयोग, राजस्व सृजन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर ये भागीदारी इसकी देखी जा सकती है, ठीक है। अन्य लाभ के रूप में यहाँ पर कुछ दिया है, जैसे इस परियोजना के जरिए ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग और सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस यानी टू जी सी और B2B, P2P, B2C आदि सुगम होंगे, और साथ ही मौसम कृषि अन्य संबंधी सेवाएं भी प्राप्त होंगी। तो ये था इसके बारे में, ठीक है। अगली हमारी योजना है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके तहत ये योजना है, ठीक है। इस मंत्रालय के तहत योजना का नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये एक्ट है 2013 में लाया गया, ठीक है। और इसके तहत NFSA 2013, ठीक है। इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में चलाया जा रहा है, यानी कि गरीब कल्याण और अन्न योजना, ठीक है। चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं सुर्खियों में क्यों है। केंद्र सरकार ने NFSA के तहत यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चा में, ठीक है। अगर तथ्यों के रूप में देखें तो जो योजना का प्रकार है वो केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। योजना का जो उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो यह एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। लाभार्थी जो होंगे तो देश की आबादी का लगभग जो है 67% यानी ग्रामीण जो आबादी है वो 75% और शहरी आबादी 50% का हिस्सा इसमें भागीदार लाभार्थी इसका रहेगा। लाभार्थी परिवारों की पहचान कैसे, तो वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी NSS और परिवार द्वारा उपभोग के सर्वेक्षण संबंधी डेटा के आधार पर पहचान की जाएगी इसकी, ठीक है। NSS मतलब नेशनल जो सैंपल सर्वे है, ठीक है। उद्देश्यों के रूप में अगर आप देखेंगे तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के तहत सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों के से जो संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना है, ठीक है। सब्सिडी वाली दरों यानी कि जो सब्सिडी का जो मूल्य को ही केंद्रीय निर्गम मूल्य कहा जाता है, ठीक है। योजना की मुख्य विशेषताओं के रूप में यहाँ जो दिया है, तो लाभ के रूप में अगर आप देखेंगे तो लाभार्थियों को क्रमशः 1 to 3 रुपए प्रति किलो जो केंद्रीय निर्गम मूल्य है, ठीक है, पर सब्सिडी कृत दरों पर जो चावल है वो चावल आपका 1 रुपया और गेहूं 2 रुपया, मोटा अनाज 3 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। लाभार्थियों की जो श्रेणी के रूप में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं, ठीक है, जो लाभार्थी जो श्रेणी होगी तो प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय अन्न योजना वाले जो परिवार हैं उनको इसमें श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अगर बात करें प्राथमिकता वाले परिवारों की तो उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति माह खाद्यान्न दिया जाता है, ठीक है। और अंत्योदय अन्न योजना के वाले जो परिवारों की बात करें तो इन्हें प्रति जो परिवार है
उन्हें 35 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार होते हैं, यानी उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। ठीक है, तो प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं उनको 5 किलो, और जो अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो अनाज दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे तो प्रतिमाह 1 किलो चीनी, जो अंत्योदय योजना जो परिवार है उसको 1 किलो जो है चीनी भी प्राप्त दी जा रही है यहाँ पे। और केंद्र सरकार योजना राज्यों के जो अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी के लिए 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति माह की जो है सब्सिडी देती है। ठीक है, बात करें यहाँ पे NFSA यानी कि सॉरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, जो 2013 में जो लागू हुआ, ठीक है, एक्ट आया, तो की जो प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए गए हालिया जो सुधार हैं, तो उन सुधारों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो पहला अगर आप देखेंगे तो राइस फोर्टिफिकेशन, ठीक है, यह आहार में विटामिन ए और पोषण तत्वों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी पूरक रणनीति है ये। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इन्हें कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन के रूप में अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है, और इससे आपूर्ति संबंधित रिसाव में कमी आई है। ठीक है, आधार से जोड़ना, तो राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से नकली जो लाभार्थियों में कमी आती है और फर्जी का जो कार्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आधार से जोड़ा गया है। बात करेंगे उसकी जो अंत्योदय अन्न योजना में जो चीनी मिल रही है, तो चीनी की जो सब्सिडी योजना को 2 वर्षों यानी कि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जीवन चक्र दृष्टिकोण के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो शामिल है तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा बच्चे जो 6 से 14 माह जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अधिक वेतन मुआवजे के रूप में कम से कम 6,000 रुपए नकद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके तहत अन्य लाभ में अगर आप देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा भत्ता, यह खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है। ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र जिला और राज्य स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं ये। ठीक है, लोक सेवक या प्राधिकारी पर जो अर्थदंड है, तो इसमें अगर आप देखें तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत की अनुपालन में विफल रहने पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा आरोपित किया जाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के रूप में तो घर की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य जो 18 वर्ष या उससे अधिक को राशन कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, यानी लाभ अगर आप इसके देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा के रूप में आपको दिखेगा, शिकायत निवारण तंत्र के रूप में दिखेगा, लोक सेवक या प्राधिकारी अर्थतंत्र के रूप में दिखेगा, महिला सशक्तिकरण जो के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, संघीय सरकार की संयुक्त जो जिम्मेदारियां हैं, तो अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे है, तो केंद्र सरकार की अगर आप जिम्मेदारी देखेंगे तो आवंटन और परिवहन कम करना। ठीक है, गोदामों में जो एफसीआई के गोदाम है उनमें उचित मूल्य की दुकान, ठीक है, फेयर जो प्राइस शॉप है तो उनकी दुकान तथा खाद्यान्न की डिलीवरी, तो इस सब की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की दिखेगी आपको। ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी के रूप में आपको दिखेगी तो प्रभावी कार्यान्वयन, जैसे पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, ये इसकी जिम्मेदारी में रहेगा राज्य सरकार की। ठीक है, महत्वपूर्ण अन्य जो पहल है इसके रूप में यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर एक बार प्रकाश डाल देते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, में आप देखेंगे इनका जो डाटा है 81.35 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, लाभार्थियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना जो परिवार और जो आपके प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं, ठीक है, प्राथमिकता वाले जो लाभार्थी हैं को 5 साल की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, अगर लाभ देखेंगे इसका तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान जो करने पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है इसके तहत। ठीक है,
और अगली पहल के रूप में अगर आप देखेंगे तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना इसके तहत लागू की गई है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना। ठीक है, प्रवासी लाभार्थी एनएफएसए के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का जो उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, अगली पहल है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण। ठीक है, यानी कि पीएम पोषण आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये मार्च 8 मार्च 2018 को राजस्थान में जिला पड़ता है झुंझुनू। ठीक है, यहां से इसको का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 2021-22 से 2025 अभी तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इससे पहले योजना ये चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे। जैसे अगर आप देखेंगे 15 अगस्त 1995 प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी एक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगस्त 1995 में। ठीक है, तो ये उसी के तर्ज पे है ये आगे। तो इसमें देख लेते हैं लाभार्थी के रूप में क्या क्या है। तो प्री स्कूल या बाल वाटिका के जो बच्चे हैं यानी कक्षा 1 से पहले और उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तथा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे इसमें लाभार्थी शामिल। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है। कौन? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगली जो पहल है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसके बारे में है। अगर आप इसको भी देखेंगे तो 2010 में, मैं यहाँ पे इसलिए चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसी का जो नाम था प्रधानमंत्री की जगह, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत ये जो है सहयोग योजना के रूप में आपको देखने को मिलता था, जो अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे 2017 में शुरू किया गया था और 2022 में इसे मिशन शक्ति में मिला दिया गया। ठीक है, 2022 में इसको मिशन शक्ति के में मर्ज कर दिया गया। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। मतलब एक ही छात्र, मतलब जो मान लीजिए कि लाभ मिलने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे एक योजना से कई सारी चीजों को, एक मुख्य योजना से कई सारी पहले योजनाओं को जोड़ देना और उसका बेनिफिट अधिक से अधिक लोगों को मिलना, तो इस सब चीज की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका जो है एक नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है। किसका? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है। लाभार्थी के रूप में अगर आप देखेंगे तो अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली कम से कम 19 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इसमें लाभार्थी होंगी। ठीक है, इसके जो लाभ होंगे, तो परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपए का सशर्त मातृत्व लाभ इसमें मिलेगा। जो पहला जीवित बच्चा होगा उसको 5,000 रुपए। जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो संस्थागत डिलीवरी और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है और इस हिसाब से एक महिला को औसतन 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, बालिका का जो सहायता के रूप में अगर आप देखेंगे तो 2.0 के तहत दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हमारी योजना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, रक्षा मंत्रालय के तहत, और योजना है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। देखिए
अगर बात करें एडेक्स की तो इनोवेशन डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, के तहत अदिति योजना जो है शुरुआत की गई है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है, तो डाल देते हैं इस पे एक नजर। अगर तथ्यों के रूप में अगर आप देखें तो इस योजना का जो उद्देश्य है, अगर आप योजना की बात करें तो 4 मार्च 2024, ठीक है। तथ्यों के रूप में अगर आप देखेंगे इसको तो योजना का जो उद्देश्य है, जहां देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं है, वहां लगभग 30 डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकी का विकास करना है, ठीक है। यानी कि देश में जो क्षमताएं मौजूद नहीं है उसको डेवलप करने की यहाँ पे बात हो रही है। घटक के रूप में अगर आप देखें तो अदिति योजना के विजेताओं और पार्टनर इंक्यूबेटर्स को अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। शामिल प्रौद्योगिकियां इसमें कौन कौन सी हैं, तो ऐसी प्रौद्योगिकी शामिल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, लेकिन भारत में इसके उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं है, ठीक है। उस पर ये काम करेंगे। योजनावधि की अगर बात करेंगे आप तो 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इस योजना की जो है समय रहेगा। उद्देश्य के अगर आप रूप में देखेंगे तो रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को सुविधाजनक बनाना जो संवेदनशील व नवोन्मेषी है, ठीक है। इसके बारे में विकास करना, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का जो स्वदेशीकरण करना, ठीक है, और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता को कम करना। यानी कि हम बाहर से चीजों को जो आयात करते हैं, चीजों की जरूरत पड़ती है तो हम चाहते हैं कि हमारा देश इसमें सक्षम हो, मतलब हम यहीं से अपने जो देश में ही इन चीजों का जो है निर्माण करें, ठीक है। अदिति योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सर्पिल या कुंडलित विकास द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना है, ठीक है। साथ ही मौजूदा जो आईडेक्स योजना के तहत विकसित उत्पादों प्रौद्योगिकियों के सर्पिल विकास द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना है, ठीक है। आगे पॉइंट है टेक्नोलॉजी वॉच टूल बनाना और प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं का आयोजन करना है, ठीक है। मुख्य विशेषताओं में यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं। तो जो चैलेंजिंग के रूप में दिया है तो प्रत्येक अदिति चैलेंज में अधिकतम 2 विजेताओं के लिए समर्थन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसी आवेदक को एक समय में केवल एक ही अदिति चैलेंज में पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, पुरस्कृत किया जाएगा। अदिति योजना में अदिति की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए आईडेक्स प्राइम श्रेणी के चैलेंज को शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। और अगला अगर पॉइंट देखें आप इसमें तो पार्टनर इंक्यूबेटर्स योजना की अवधि के दौरान विशेष विशेषज्ञता वाले लगभग 10 पार्टनर इंक्यूबेटर्स का नेटवर्क विकसित किया जाएगा, ये ठीक है। यानी 10 लोगों को जो है इंक्यूबेटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा और ये पार्टनर इंक्यूबेटर्स विशेष सहायता और व्यवसायिक सलाह प्रदान करेंगे, यानी कि ये सहायता और व्यवसायिक सलाह प्रदान करेंगे। यहाँ पे और भी सारी चीजें दी गई हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप देखें वित्तीय सहायता के रूप में तो अदिति विजेता को सहायता अनुदान, ठीक है, 25 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट के 50% तक अनुमान दिया गया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अदिति योजना और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के बारे में बात की गई है। तो अदिति योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकी को सर्पिल और या जो कुंडलित विकास द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना, साथ ही मौजूदा आईडेक्स योजना के तहत विकसित उत्पादों प्रौद्योगिकी के सर्पिल विकास, ठीक है, द्वारा बढ़ावा देना और अनुपूरित करना है, ठीक है। रक्षा नवाचार संगठन डीआईओ का कामकाजी जो फ्रेमवर्क है ये तरीके से, ठीक है।
आईडेक्स डीआईओ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप जो चैलेंज के तहत विजेता यानी स्टार्टअप्स और व्यक्तियों को 1.5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़ तक ये फंडिंग देता है और यह अनुदान राशि परियोजना की लागत और स्टार्टअप्स द्वारा जो सामान्य योजना राशि के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें युवा नेटवर्क युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए आईडेक्स प्राइम के रूप में विस्तारित किया गया। इसमें सहायता अनुदान को 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसको इस राशि को बढ़ा दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें यही कुछ खास बात थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और अन्य योजनाओं के साथ। ठीक है, बाकी आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगे उसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग को ये योजना बहुत आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना बहुत अच्छे से इनको कवर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।